नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नाडाल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। छपरा के सारण में संदिग्ध अवस्था में मरने वालों की संख्या 13 हुई, 5 लोगों की चली गई आंख की रोशनी। चिराग पासवान ने कहा कभी भी गिर सकती है सरकार, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। जहरीली शराब से मौत पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, कहा कि केस करूंगी। और ठंड की 3 डिग्री से ठिठुरा बिहार, हाड़ कांपाने वाली ठंड के बाद अब बारिश बढ़ाएगी मुसीबत। अब खबरें विस्तार से। सारण जिला के अमनौर बाजार पर फिर 2 व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होने की सूचना मिली है। मृतक के परिजनों की माने तो दोनों व्यक्ति की मौत देशी शराब पीने से हुई है। परिजन ने बोतल और पाउच में रखी शराब दिखाते हुए दोनों की मौत का कारण शराब का सेवन बताया, जबकि पुलिस अभी तक मौत की वजह ठंड लगना और कार्डियल अरेस्ट बता रही। लेकिन परिजन अब मुखर हो गए हैं, मौत की सीधी वजह शराब को बता रहे हैं। वहीं संदिग्ध मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद ने सारण जिला अध्यक्ष ने अमनौर डी इलाके का दौरा किया और प्रशासन पर पीड़ित को डर और लोभ देने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए आंदोलन करने की भी बात कही है। के बानी चाची वीरेंद्र के मर गई बेटी है हमार दामाद हो बबुआ राजपति रल है का नाम पर उनका बताइए। वीरेंद्र ठाकुर रुआ नाम था राज रे बोले ना कैसे राजवा के नाम आदा कैसे मर गई हन कैसे दरुआ पी के राजवा मरी का ई दिखा रही क्या है? गईले रे ये दिखा रही क्या है? दारू यही पिए थे आधा राज रे इसी में से माने इसमें से धार के पिए थे, माने कब पिए थे बताइए। अच्छा तनिए से में कहला कि मैदान न फिर आए राजवा के सिता दिए हाँ कहता पीठ में कोनो मारता रे बंदूक से। अच्छा, यही दारू पिए थे है जो हाथ में लिए हैं, आधा पिए हैं आधा रखा हुआ है ना, अमर गए हैं। अच्छा, राव का नाम पड़ी चाची? पत्नी बनी रुआ ना। अच्छा, आई बता तनी आखिर दारू कहाँ से मंगावत लो हन? सबको जानता कि सारण एसपी संतोष कुमार का कहना है कि जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। छापेमारी में शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। जहरीली शराब से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों ने उस व्यक्ति को या जो कारोबारी है उसको तलाशने की कोशिश की है और इसी क्रम में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है और उसी की निशानदेही पर बरामदगियां भी की जा रही है। इस क्रम में गिरफ्तारी की संख्या और आगे जो भी कार्रवाई होगी और जो भी बरामदगी होगी इसका डिटेल्स हम लोग आपको बाद में देंगे, लेकिन हम लोग इसमें काफी आगे प्रगति भी कर रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो फैक्ट्री सर आपके द्वारा उद्भेदित की गई है, उसमें किस तरह से शराब बनाई जा रही थी? बताया जा रहा है कफ सिरप में स्पिरिट मिलाकर के शराब बनाई जा रही थी, ऐसी कुछ बातें सामने आई। फैक्ट्री नहीं, एक 2 रूम का एक कमरा था जहां पर कि उससे शराब बरामद भी हुआ है और वहां पर कुछ उसके गैलन वगैरह भी जो उसके रखने का जगह है वो स्टोरेज यूनिट्स वगैरह स्टोरेज करने का भी चीज था। तो वहां पर अभी उसमें कौन से चीज का प्रयोग किया जाता था उसको भी हम लोग जांच करने के लिए विशेषज्ञ को बुला रहे हैं और देखने से जो है कई चीजें वहां पर दिखी हैं जिसमें स्प्रिट भी दिख रहा था, पॉलीथीन में भी रखा हुआ था और कुछ जो है विदेशी शराब की बोतलें भी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर का क्या कंटेंट है नहीं है ये सब भी जांच के लिए हम लोग विशेषज्ञ की टीम बुला रहे हैं। कितने शराब के और कौन से लोग गिरफ्तार? उसका अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, वो इन दी प्रोसेस, वो सभी चीज प्रोसेस में है। गिरफ्तारी की संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि कंटिन्यूअस ये गिरफ्तारी चल रही है, तो इट इज इन दी प्रोसेस। तो उसके बाद ही हम आपको कंक्लूड कर पाएंगे, कल बता पाएंगे कि आज कितनी गिरफ्तारी हुई। ऐसा लग रहा है कि मिलावटी शराब पीने से कारण या नकली शराब पीने के कारण इस तरह की बीमारी लोगों में हुई है। इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है, तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। तो इतना बड़ा सर वहाँ पे काम चल रहा था शराब बिहार में जहरीली शराब से नालंदा के बाद अब छपरा में भी लोगों की मौत हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा है कि जल्दी शराबबंदी खुलवाएं, नहीं तो जिन लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है उनके हत्या का केस उनके ऊपर होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगी। भाई देखिए, हमको बस यही कहना है, अंधेर नगरी या चौपट राजा,
ये लोग सत्ता में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अपना टीआरपी कैसे बढ़ाएं, हम सरकार में कैसे बने रहे, सत्ता सेवा है। लेकिन इन लोग का बयान सुनिएगा, कहेंगे सत्ता मलाई खाने के लिए। ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं, इनके बयान का हम कोई नोटिस नहीं लेते। जिस तरह से छपरा में शराब से 13 लोगों की मौत की बात आ रही है, उसको क्या कहेंगे? पहले तो जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पे कितने लोगों की बलि चढ़ाएंगे। आपको यदि राजा जो होता है अपने प्रजा के हित में कोई कानून बनाता है, ना कि उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपना मगरूरियत में कानून बनाता है। अभी एकदम बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं धनानंद के पैटर्न पे चल रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, कानून हम वही बनाएंगे जो मेरा मन करेगा। जबकि इनके सहयोगी दल ने भी आवाज़ उठाई है। इनके गृह जिले में इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि क्यों लोग मरे, कैसे मरे, क्या कार्रवाई होगी। हम तो लगातार पिछले शीतकालीन सत्र में भी हमने कहा कि शराब खुलवाइए, लाइसेंसी दुकान दीजिए, ताकि लोगों की इस तरह से मृत्यु नहीं हो। क्या हम तो यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर हत्या का केस चलना चाहिए। कानून, समाज को सुधारने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता नहीं है। समाज के लोगों के बीच में बैठ करके समाज के हित में क्या उचित हो सकता है, उसके लिए कानून बनाया जाता है, ना कि समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए कानून बनाया जाता है। एक तरफ जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ उनके पूर्व विधायक कहते हैं पियक्कर सम्मेलन करेंगे। भाई तो देखिए, जब से शराबबंदी हुई है इनके नेताओं के यहाँ पता कर लीजिए, ये लोग करोड़पति अरबपति हो गए। आखिर कोई दलित महिला, पिछड़ी महिला, आदिवासी महिला जो माननीय सदस्य है, वो सिर्फ ये उठाती है कि भाई हमारे आदिवासी समाज के लोग महुआ चुआते हैं, उनका जीवन यापन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आप बड़ी महफिल में, विधायक दल की बैठक में आप उनको अपमानित करते हैं, एक महिला पर असभ्य टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। और इस आदमी के लिए, जो आपके पार्टी का पूर्व विधायक रहा है, खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हम पियक्कर सम्मेलन करेंगे, उसमें तरह तरह के शराब परोसे जाएंगे, देखा जाएगा कि कौन कौन लोग किस तरह का शराब पीते हैं। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। सिर्फ शराब पे ही नहीं, उन्होंने महिलाओं पे भी गंदी टिप्पणी की है। तो ये ऐसे ही लोग जो शेल्टर होम जैसे कांड करते हैं, शराब पे टिप्पणी करते हैं, महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, ये जदयू का असर। बिहार में राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुके चिराग पासवान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यूपी चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को मजबूती और विस्तार देने के लिए किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करने से सीटें सीमित हो जाती हैं। थोड़ा सा इशू था क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था। और अभी जो टेम्परेरी हम लोग को सिंबल मिला हुआ है उसको अलग अलग राज्यों में उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर ही वो सिंबल आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सिंबल उपलब्ध ना होने के कारण नए सिंबल को लेकर चर्चा चल रही थी। पर मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था, तो नाम हम लोग के पास रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि उसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम के साथ ही उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव में उतर रही है। वहाँ गठबंधन भी करेंगे किसी के साथ? नहीं, वहाँ पे भी चुनाव पार्टी पूरी तरीके से अकेले लड़ रही है। पार्टी की वही सोच है कि पहले अपने जनाधार को हम लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं, पार्टी को हम लोग मजबूती देना चाहते हैं। गठबंधन में आपकी सीटें बहुत सीमित हो जाती हैं, तो जिस तरीके से हम लोग पार्टी का विस्तार चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में जैसे अकेले चुनाव लड़कर पहली बार था कि लोक जनशक्ति पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से पार्टी घर घर गांव-गांव तक पहुंचने में, पार्टी के विचारों को पहुंचने में मदद मिली। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चाहते हैं और उत्तराखंड में भी, दोनों जगह हम लोग अकेले बिना किसी गठबंधन के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बिहार में मध्यावधि चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश सरकार का पतन जल्द होगा। मेरा अब भी मानना है कि मध्यावधि चुनाव होंगे। नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है, इसलिए वह समाज सुधार अभियान के बहाने यात्रा पर निकले हुए थे। चिराग ने कहा कि बिहारियों को सुधारने के लिए किसी समाज सुधार यात्रा की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी उसका पतन बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। क्या आपने जो दावा किया था कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो क्या ये आसार दिखने शुरू हो गए? मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित
मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहारियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी किसी यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल जिस तथाकथित समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे, ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं। वैसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों या किसी परिवार से, पीड़ित परिवार से जहरीली शराब से नालंदा में ही कितने लोग मर गए, उनका गृह जिला, पर आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहीं नहीं देखा कि वो कहीं आए जाएं। तो वो ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है, और उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी वो इलेक्शन मोड में आ गए, चुनाव की तैयारी में वो लग चुके हैं। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में लाना चाहिए। मतदान के बाद यादव ने कहा है। देखिए, हर उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा, पर मैं बार बार इस बात को मैं कहता रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि फ़िलहाल मेरे लिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती देना, संगठन के स्तर पर इसको मजबूत करना, पूरी नई प्रदेश कमेटी हम लोग की तैयार हुई है और नए सिरे से हम लोग संगठन के कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी आज की तारीख में मेरी पूरी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार, संगठन को मजबूत करना, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की बात तब होगी जब कोई चुनाव आएगा। एमएलसी चुनाव में पार्टी ने पुनः फैसला लिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बीच में मध्यवर्ती चुनाव नहीं होता तो आगामी 24 में जो चुनाव होंगे गठबंधन की चर्चा उस वक्त की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरे फेज़ के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सिंबल को लेकर थोड़ा सा इशू था, क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था, और अभी जो टेम्परेरी पटना के जेपी सेतु दीघा पुल पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसके बाद वहीं पर उसी समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुजर रहे थे, जहां घायल युवक को वह गाड़ी पर बैठा करके और सदर अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि चिराग पासवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल था, और घायल युवक को वह ऑटो पर सवार करते हुए अपने आदमियों के साथ उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति अभी ठीक है। परिवार वालों को बता मुझे बात आगे है। वही तो मोबाइल नंबर उसको फोन करवा। हाँ, हेलो, ये कौन है आपके? इनका कौन है? इनका एक्सीडेंट हो गया है, काफी चोट आया है यहाँ। कहाँ इनका घर? हेलो, हाँ, इनका मोबाइल हम लोगों को मिला है। हाँ, साथे है। मोटरसाइकिल वाला भैया को बात कर अरे ट्रैक्टर वाला मार दिले, मोटरसाइकिल वाला ट्रैक्टर वाला वो है, मार के भाग रहा है। आपके कोई पटना में है? औरंगाबाद जिले में जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवार के द्वारा रफीगंज प्रखंड अवस्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय हरथुआ का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण किया। इस महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर पीसी गुप्ता के द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग राकेश कुमार, अन्य पदाधिकारी के द्वारा इस संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान लगभग 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा इस संस्थान का क्षेत्रफल 15 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए संस्थान के बगल में पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है।
शीतलहर और कोहरे से बेहाल बिहार के लिए आने वाले दिनों में मौसम और ज़्यादा बेईमान होने जा रहा है। पटना में सर्दी का सितम चरम पर है। राजधानी पटना में इन दिनों जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान इस मौसम का सबसे कम रहा। शुक्रवार को भी तापमान में गिरावट रही। आपको बता दें कि पटना का तापमान जम्मू से भी कम हो गया है। शुक्रवार सुबह भी सर्दी में कमी नहीं दिखी। पटना में सुबह का समय लोगों को भयंकर ठंड से जूझना पड़ा। ठंड के कारण सड़क पर एक प्रकार का सन्नाटा भी पसरा रहा। न सिर्फ पटना बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हाल रहा। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव होने की पुष्टि की है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह राहत। सारण जिला के अमनौर बाजार पर फिर दो व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होने की सूचना मिली है। मृतक के परिजनों की माने तो दोनों व्यक्ति की मौत देशी शराब पीने से हुई है। परिजन ने बोतल और पाउच में रखी शराब दिखाते हुए दोनों की मौत का कारण शराब का सेवन बताया, जबकि पुलिस अभी तक मौत की वजह ठंड लगना और कार्डियक अरेस्ट बता रही। लेकिन परिजन अब मुखर हो गए हैं। मौत की सीधी वजह शराब को बता रहे हैं। वहीं संदिग्ध मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद ने सारण जिला अध्यक्ष ने अमनौर डी इलाके का दौरा किया और प्रशासन पर पीड़ित को डर और लोभ देने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए आंदोलन करने की भी बात कही है। रुआ के बानी चाची? वीरेंद्र के मर गई बेटी है हमार दामाद रहो बबुआ और पति रल है का नाम पर उनका बताइए। वीरेंद्र ठाकुर। रुआ नाम था राज रे बोले ना। कैसे राजवा के नाम आदो कैसे मर गई हन कैसे? दरुआ पी के राजवा मरी का ई दिखा रही क्या है? ये दिखा रही क्या है? यही पिए थे आधा? इसी में से माने इसमें से धार के पिए थे? माने कब पिए थे बताइए। अच्छा से में मैदान न फिर आयल राजवा के सितार दिए। हाँ कहता पीठ में कोनो मारता रे बंदूक से। अच्छा यही दारू पिए थे है जो हाथ में लिए हैं? आधा पिए हैं आधा रखा हुआ है ना, अमर गए हैं। अच्छा राउत का नाम पड़ी चाची? पत्नी बनी रुआ ना। अच्छा आई आखिर दारू कहाँ से मंगावत हन? सबको जानता के सारण एसपी संतोष कुमार का कहना है कि जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। छापेमारी में शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। जहरीली शराब से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों ने उस व्यक्ति को या जो कारोबारी है उसको तलाशने की कोशिश की है और इसी क्रम में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है और उसी की निशानदेही पर बरामदगियां भी की जा रही है। इस क्रम में गिरफ्तारी की संख्या और आगे जो भी कार्रवाई होगी और जो भी बरामदगी होगी इसका डिटेल्स हम लोग आपको बाद में देंगे, लेकिन हम लोग इसमें काफी आगे प्रगति भी कर रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो फैक्ट्री सर आपके द्वारा उद्भेदित की गई है उसमें किस तरह से शराब बनाई जा रही थी? बताया जा रहा है कफ सिरप में स्पिरिट मिला करके शराब बनाई जा रही थी, ऐसी कुछ बातें सामने आई। फैक्ट्री नहीं, एक 2 रूम का एक कमरा था जहां पर कि उससे शराब बरामद भी हुआ है और वहां पर कुछ उसके गैलन वगैरह भी जो उसके रखने का जगह है वो स्टोरेज यूनिट्स वगैरह स्टोरेज करने का भी चीज था। तो वहां पर अभी उसमें कौन कौन से चीज का प्रयोग किया जाता था उसको भी हम लोग जांच करने के लिए विशेषज्ञ को बुला रहे हैं और देखने से जो है कई चीजें वहां पर दिखी हैं जिसमें स्प्रिट भी दिख रहा था, पॉलीथीन में भी रखा हुआ था और कुछ जो है विदेशी शराब की बोतलें भी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर का क्या कंटेंट है नहीं है ये सब भी जांच के लिए हम लोग विशेषज्ञ की टीम बुला रहे हैं। कितने शराब के बाद भी और कौन से लोग गिरफ्तार? उसका अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, वो सभी चीज प्रोसेस में है। गिरफ्तारी की संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि कंटिन्यूअस ये गिरफ्तारी चल रही है,
तो इट इज इन दी प्रोसेस। तो उसके बाद ही हम आपको कंक्लूड कर पाएंगे, कल बता पाएंगे कि आज कितनी गिरफ्तारी हुई। कैसा तो लग रहा है कि मिलावटी शराब पीने से कारण या नकली शराब पीने के कारण ही इस तरह की बीमारी लोगों में हुई है? इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। तो इतना बड़ा सर वहाँ पे काम चल रहा था शराब बन। बिहार में जहरीली शराब से नालंदा के बाद अब छपरा में भी लोगों की मौत हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा है कि जल्दी शराबबंदी खुलवाएं, नहीं तो जिन लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है उनके हत्या का केस उनके ऊपर होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगी। भाई देखिए, ये हमको बस यही कहना है, अंधेर नगरी या चौपट राजा। ये लोग सत्ता में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अपना टीआरपी कैसे बढ़ाएं, हम सरकार में कैसे बने रहे, सत्ता सेवा है। लेकिन इन लोग का बयान सुनिएगा, कहेंगे सत्ता मलाई खाने के लिए। ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं, इनके बयान का हम कोई नोटिस नहीं लेते। जिस तरह से छपरा में शराब से 13 लोगों की मौत की बात आ रही है, उसके क्या? पहले तो जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पे कितने लोगों की बलि चढ़ाएंगे। आपको यदि राजा जो होता है अपने प्रजा के हित में कोई कानून बनाता है, ना कि उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपना मगरूरियत में कानून बनाता है। अभी एकदम बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं धनानंद के पैटर्न पे चल रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, कानून हम वही बनाएंगे जो मेरा मन करेगा। जबकि इनके सहयोगी दल ने भी आवाज़ उठाई है। इनके गृह जिले में इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि क्यों लोग मरे, कैसे मरे, क्या कार्रवाई होगी। हम तो लगातार पिछले शीतकालीन सत्र में भी हमने कहा कि शराब खुलवाइए, लाइसेंसी दुकान दीजिए, ताकि लोगों की इस तरह से मृत्यु नहीं हो। क्या हम तो यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर हत्या का केस चलना चाहिए। कानून समाज को सुधारने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता नहीं है। समाज के लोगों के बीच में बैठ करके समाज के हित में क्या उचित हो सकता है उसके लिए कानून बनाया जाता है, ना कि समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए कानून बनाया जाता है। एक तरफ जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ उनके पूर्व विधायक कहते हैं 73 सम्मेलन करेंगे। भाई तो देखिए, जब से शराबबंदी हुई है इनके नेताओं के यहाँ पता कर लीजिए, ये लोग करोड़पति अरबपति हो गए। आखिर कोई दलित महिला, पिछड़ी महिला, आदिवासी महिला जो माननीय सदस्य है, वो सिर्फ ये उठाती है कि भाई हमारे आदिवासी समाज के लोग महुआ चुआते हैं, उनका जीवन यापन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आप बड़ी महफिल में, विधायक दल की बैठक में आप उनको अपमानित करते हैं, एक महिला पर असभ्य टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। और इस आदमी के लिए जो आपके पार्टी का पूर्व विधायक रहा है, खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हम 73 सम्मेलन करेंगे, उसमें तरह तरह के शराब परोसे जाएंगे, देखा जाएगा कि कौन कौन लोग किस तरह का शराब पीते हैं। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। सिर्फ शराब पे ही नहीं, उन्होंने महिलाओं पे भी गंदी टिप्पणी की है। तो ये ऐसे ही लोग जो शेल्टर होम जैसे कांड करते हैं, शराब पे टिप्पणी करते हैं, महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, ये जदयू का असली। बिहार में राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुके चिराग पासवान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यूपी चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को मजबूती और विस्तार देने के लिए किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करने से सीटें सीमित हो जाती हैं। थोड़ा सा इशू था क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था और अभी जो टेम्परेरी हम लोग को सिंबल मिला हुआ है उसको अलग अलग राज्यों में उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर ही वो सिंबल आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सिंबल उपलब्ध ना होने के कारण नए सिंबल को लेकर चर्चा चल रही थी, पर मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था, तो नाम हम लोग के पास रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि उसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम के साथ ही उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव में उतर रही है। वहाँ गठबंधन भी करेंगे किसी के साथ? नहीं, वहाँ पे भी चुनाव पार्टी पूरी तरीके से अकेले लड़ रही है। पार्टी की वही सोच है कि पहले अपने जनाधार को हम लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं, पार्टी को हम लोग मजबूती देना चाहते हैं। गठबंधन में
आपकी सीटें बहुत सीमित हो जाती हैं। तो जिस तरीके से हम लोग पार्टी का विस्तार चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में जैसे अकेले चुनाव लड़कर पहली बार था कि लोक जनशक्ति पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से पार्टी घर घर गांव-गांव तक पहुंचने में, पार्टी के विचारों को पहुंचने में मदद मिली। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चाहते हैं और उत्तराखंड में भी, दोनों जगह हम लोग अकेले बिना किसी गठबंधन के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बिहार में मध्यावधि चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश सरकार का पतन जल्द होगा। मेरा अब भी मानना है कि मध्यावधि चुनाव होंगे। नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है, इसलिए वह समाज सुधार अभियान के बहाने यात्रा पर निकले हुए थे। चिराग ने कहा कि बिहारियों को सुधारने के लिए किसी समाज सुधार यात्रा की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी, उसका पतन बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। क्या आपने जो दावा किया था कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो क्या ये आसार दिखने शुरू हो गए हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित, मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा, समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहारियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी किसी यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल जिस तथाकथित समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे, ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं। वैसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों या किसी परिवार से, पीड़ित परिवार से, जहरीली शराब से। नालंदा में ही कितने लोग मर गए, उनका गृह जिला, पर आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहीं नहीं देखा कि वो कहीं आए जाएं। तो वो ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है, और उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी, वो इलेक्शन मोड में आ गए, चुनाव की तैयारी में वो लग चुके हैं। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में लाने मतदान के बाद यादव ने कहा है। देखिए, हर उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा। पर मैं बार बार इस बात को मैं कहता रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि फ़िलहाल मेरे लिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती देना, संगठन के स्तर पर इसको मजबूत करना, पूरी नई प्रदेश कमेटी हम लोग की तैयार हुई है और नए सिरे से हम लोग संगठन के कार्यों में हम लोग लगे हुए। तो अभी आज की तारीख में मेरी पूरी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार, संगठन को मजबूत करना, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की बात तब होगी जब कोई चुनाव आएगा। एमएलसी चुनाव में पार्टी ने पुनः फैसला लिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बीच में मध्यावधि चुनाव नहीं होता है तो आगामी 24 में जो चुनाव होंगे, गठबंधन की चर्चा उस वक्त की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरे फेज़ के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सिंबल को लेकर थोड़ा सा इशू था, क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था। और अभी जो टेम्परेरी पटना के जेपी सेतु दीघा पुल पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसके बाद वहीं पर उसी समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुजर रहे थे, जहां घायल युवक को वह गाड़ी पर बैठा करके और सदर अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि चिराग पासवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल था, और घायल युवक को वह ऑटो पर सवार करते हुए अपने आदमियों के साथ उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति अभी ठीक है। परिवार वालों को बता दीजिए, बात आगे है। हेलो, वही तो मोबाइल नंबर से फोन करवा रहे हैं। हाँ, हेलो, ये कॉल है आपके, इनका कॉल है, इनका एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी चोट आया है यहाँ से। कहाँ इनका घर? हेलो, हाँ, इनका मोबाइल हम लोग
हाँ साथे है मोटरसाइकिल वाला भैया तो बात हॉस्पिटल अरे ट्रैक्टर वाला मार दिले मोटरसाइकिल वाला ट्रैक्टर वाला वह मार के भाग रहा है। आपके कोई पटना में है परिवार वाले औरंगाबाद जिले में जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवार के द्वारा रफीगंज प्रखंड अवस्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय हरथुआ का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण किया। इस महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर पीसी गुप्ता के द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग राकेश कुमार अन्य पदाधिकारी के द्वारा इस संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान लगभग 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा इस संस्थान का क्षेत्रफल 15 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए संस्थान के बगल में पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है। शीतलहर और कोहरे से बेहाल बिहार के लिए आने वाले दिनों में मौसम और ज़्यादा बेईमान होने जा रहा है। पटना में सर्दी का सितम चरम पर है। राजधानी पटना में इन दिनों जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान इस मौसम का सबसे कम रहा। शुक्रवार को भी तापमान में गिरावट रही। आपको बता दें कि पटना का तापमान जम्मू से भी कम हो गया है। शुक्रवार सुबह भी सर्दी में कमी नहीं दिखी। पटना में सुबह का समय लोगों को भयंकर ठंड से जूझना पड़ा। ठंड के कारण सड़क पर एक प्रकार का सन्नाटा भी पसरा रहा। न सिर्फ पटना बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हाल रहा। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव होने की पुष्टि की है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक व्यवसायी से लूट की बड़ी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में बदमाशों ने ज्वेलर्स व्यवसायी से लाखों रुपये की लूट कर लिया है। कितने रुपये लूटे गए हैं यह अभी तक सही पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह घटना पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह लूट की घटना एक ज्वेलर्स दुकान में हुई है। इस लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 5 बदमाशों में से एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस घटना से पीड़ित दहशत में आ गया। घटना के बाद परिजन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी पटना के राजीव नगर में गोली मारकर एक व्यवसायी से 9 लाख रुपए लूट लिए गए थे। राजधानी में इस तरह की घटना से पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये अपराधी जो है वो फायरिंग करते हुए लगातार झोले में लूट के जेवरात जो है वो भरे। वो 4 की संख्या में अपराधी 2 मोटरसाइकिल से यहाँ पर देखिए लोगों में किस तरीके से बाहर दुकान से आया तो मुझे लगा और मैंने देखा कि सामने वाली दुकान में डकैती हुई है, जहाँ पर लगभग उनका सारा सामान जो है दुकान का वो ले गए हैं। बैग में भर के ले गए हैं। अब सवाल ये उठता है, ये बात हो गई 1 घंटा और मैं जैसे ही ये मैंने देखा, मैं आपको जायजा इसका बाद में दिया जाएगा। जब मैंने देखा तो अविलंब मैंने, चूँकि मेरे पास में संस्था के अध्यक्ष होने के नाते सारे पुलिस विभाग का और पदाधिकारियों का नंबर होता है, मैंने इमीडिएटली कदमकुआं थाना को कांटेक्ट किया, जो कि घटना होने के लगभग 45 मिनट के बाद आए। और सीनियर एसपी को कम से कम मैंने लगभग 5-6 बार फ़ोन किया, नहीं उठाए। फिर मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया, उनसे बातचीत हुई। और इसी बीच में एक लड़का जो पकड़ाया है, जो गांधी मैदान थाना में है, उसके पास से कुछ माल भी रिकवर हुआ है। वो लड़का गांधी मैदान थाना में है, वहाँ पर डीएसपी साहब भी आए, उससे क्या बात हुई हम नहीं पता है। अभी सिटी एसपी यहाँ मौजूद है। बाकरगंज में पिछले 40-50 बरस से कोई घटना नहीं हुई है। ये घटना को हम लोग इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है, जब तक अगर नहीं अपराध